हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका पवन सीरीज हो जाता है उसके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। उससे पहले बहुविकल्पी टाइप की सीरीज को कंप्लीट किया, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कब? तो देख लेते हैं, 20 अगस्त 1828 को। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय अडयार में है। और ये अडयार जो मद्रास में है। ठीक है ना, मद्रास, अडयार यानी मद्रास। ठीक है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1882 कब? तो 1882 ईस्वी को हुई थी। और किसने की थी? तो ब्लावस्की और कर्नल हेनरी ऑलकॉट द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसमें देखिए 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ। कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर और 1885। कब? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है ना। 1919 को पंजाब के अमृतसर। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि इसमें क्या हुआ था कि एक सभा हो रही थी और उसमें जो अंग्रेज थे उन लोगों ने क्या किया था कि निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। तो ये एक घटना बहुत बड़ी दुखद घटना थी। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, जिसे पूना समझौता भी आप बोल सकते हैं, पूना पैक्ट भी आप बोल सकते हैं। अगर कहीं पे पूना पैक्ट हो या पूना समझौता हो तो आप आंसर वही लिखेंगे। ठीक है ना, पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना समझौता इसको समझ लेते हैं। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसको समझ लेते हैं। और ये भारत का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है। क्वेश्चन हो जाता है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर आपका हो जाता है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों के नाम लिखिए। तो भारत में सिंचाई के साधन
कुआं, तालाब, नहरें ये सब हो जाती हैं। और ये सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनियमित वर्षा होती है और जो फसल होती है उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इन साधनों की ज़रूरत पड़ती है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी, क्या? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? आप सभी लोग परिचित हैं, भारत में भौतिक, सामाजिक, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार, उसकी विविधता है। इन सबके अंतःस्थल में एक मूलभूत एवं सांस्कृतिक एकता है। आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं और सभी लोग एक जैसे तो नहीं हैं। किसी की देखिए भाषा अलग है, ज़्यादातर सभी लोगों की भाषाएं अलग है। अभी आप 20 किलोमीटर दूरी पे चले जाएं, वहाँ थोड़ी सी चेंज, फिर उसके आगे निकल जाएं थोड़ी सी चेंज, फिर उसके आगे निकल जाएं थोड़ी सी चेंज, मतलब अलग अलग है। सभी के त्योहार अलग हैं, यानी फेस्टिवल अलग है ना। कोई ईद मनाता है तो कोई दिवाली मनाता है, तो कोई क्रिसमस मनाता है, तो कोई त्यौहार मनाता है, यानी सबके फेस्टिवल भी अलग हैं और जो भाषाएं हैं वो भी अलग हैं, सबके रीति रिवाज अलग हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी क्या है, यहाँ पे सांस्कृतिक एकता है, यानी सब एक मिल के रहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो जाता है कि विविधता में एकता है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं, तो राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर हो जाता है और इसको क्या कहते हैं? पावो क्रिस्तानुस, ठीक है ना, ये इसका नाम हो जाता है। आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है इसका नाम हो जाता है मोर। गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। गैर सरकारी संगठन एनजीओ ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीक या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में तो अंतर सरकारी करार होता है और ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। सूचना का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार वर्ष 2005 से लागू किया गया, यानी कि 12 अक्टूबर। कब? तो 12 अक्टूबर 2005 से हो गया था, या लोक प्राधिकरणों पर लागू होता था। किस पे लागू होता था? तो यहाँ पे देख लेते हैं, लोक प्राधिकरणों, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 943, कितनी? तो 943 अनुपात 1000 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना है? तो 3:2 है। यहाँ पे आपका 2:3 दिए हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना। 3:2 हो जाता है। अगर ऐसे टिक वाले में आ जाता है तो आपका यही आंसर राइट होगा, वैसे भी आपका यही आंसर राइट होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन में इस तरह भी आता है कि 3:2 या 2:3, तो आप 3:2 पे टिक करेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। और लॉर्ड कैनिंग चार्ल्स जॉन कैनिंग प्रथम अर्ल कैनिंग एक अंग्रेज राजनेता थे जो भारत के गवर्नर जनरल थे।
1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है, तो बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक हो जाती है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये आए हुए क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आप लोग बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। और हिस्ट्री का मतलब भी होता है सन, तो सन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद ने 1864 ईस्वी में। सर सैयद द्वारा वर्ष 1864 में अलीगढ़ में पश्चिमी कार्यों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने, मुस्लिमों को पश्चिमी शिक्षा को अपनाने और मुस्लिमों के बीच वैज्ञानिक मनोभाव को विकसित करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन हो जाता है स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त। किसका नाम, तो स्वामी विवेकानंद का नाम था बचपन का, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था, तो जॉर्ज पंचम, ये हो जाते हैं। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो चोरी चोरा जो कांड था वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके बाद आपका हो जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, तो कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 उसमें आपके स्थायी सदस्य हो जाते हैं और 10 अस्थायी सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन हो जाता है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 15 अगस्त सन 1995 ईस्वी को मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसने की थी, O2 की घुली हुई मात्रा से, यानी नदियों के जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है, यानी किससे की जाती है, ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 1000 अनुपात 943 महिला, ये हो जाता है। विटिकल्चर क्या है, विटिकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा, इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताएं, तो क्रांति का समय से पहले होना। देखिए इसमें क्या हुआ था, जब ये क्रांति असफल हुई थी तो इसमें जो नेता थे तो बहुत ही योग्य थे जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन क्या था, डेट कुछ और रखी गई थी, लेकिन हालात ऐसे पड़ गए थे। ये नहीं था कि ये लोग चाहते नहीं थे कि हम डेट से पहले कोई वर्क करें, क्योंकि योजना से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, लेकिन अगर योजना से कोई काम नहीं करते हैं तो उसमें असफलता होती है। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो उस चीज़ का तो ध्यान ही नहीं रहता है कि हम योजना से कार्य कर रहे हैं या योजना से नहीं कर रहे हैं। तो जो 1857 की क्रांति थी उसका ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज इतना परेशान कर रहे थे, लोग इतने मजबूर हो गए थे। क्या किया गया था कि जो हिंदू थे तो गाय की चर्बी लगा देते थे कारतूस में और मुंह से खोलने के लिए कहते थे, और जो मुस्लिम होते थे उनसे सुअर की चर्बी लगा देते थे और कारतूस को खोलने के लिए कहते थे। लेकिन सभी लोग नहीं सह पाते हैं
क्योंकि ऐसा नहीं है कि माइंड किसी के पास नहीं होता, माइंड सभी के पास होता है, लेकिन कुछ लोग अत्याचार को सह लेते हैं और वैसा करते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अत्याचार को नहीं सह पाते हैं। तो यही कारण हो जाता है कि ये जब क्रांति हुई थी तो वक्त से पहले ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि भाई जब कोई हमारे पे अत्याचार करेगा तो हम ये तो नहीं सोचेंगे कि वो घड़ी आए, वो टाइम आए, तब हम उसका जवाब देंगे, तब फिर घड़ी और टाइम के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, यहाँ पे नेता क्या थे कि नेताओं का अभाव था, क्योंकि सब मतलब जिसके पे अत्याचार करा जा रहा था तो वो कहते नहीं कि जिस पे अत्याचार करा जाएगा तो वही तो एक्शन लेगा। तो यही सब हो जाता है कि एक नेता मतलब जैसे कहते हैं कि एक नेता के अंडर में जैसे कुछ लोग वर्क करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ ऐसे वर्क करना चाहिए, ऐसे वर्क करना चाहिए, हमें इस तरह से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेताओं का अभाव था। आवागमन और संचार के साधनों का अभाव, आर्थिक कठिनाई, भाई आर्थिक कठिनाई तो थी ही जब अंग्रेज शासन कर रहे थे और हमारे ही घर में थे और हम ही को प्रताड़ित कर रहे थे, हम ही को परेशान कर रहे थे, तो वहाँ पे तो जब जिंदगी ही का कोई ठिकाना नहीं था तो पैसों का होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसकी भी बड़ी तंगी थी। तो ये भी एक कारण हो जाता है। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्रांति के समय यानी समय से पहले क्रांति स्टार्ट हो गई थी और सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव था, आवागमन और संचार के साधनों का भी अभाव था और आर्थिक कठिनाई तो थी ही। अब देख लेते हैं ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो ब्रह्म समाज के देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने की और कब की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। और इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे इनको समझ लेते हैं। ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है। इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि देखिए ईश्वर एक है, वो कोई भी हो, सभी का ईश्वर एक है ना, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, सभी का ईश्वर एक है। वो क्या है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है, यानी सर्वव्यापी मतलब वो सत्य है, वो है। और इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा और कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं, यानी आपने कहीं पे पत्थर रख लिया और उनको भगवान मान लिया और मन में आपके छल और कपट है, तो क्या आपकी वो आराधना पूरी हो जाएगी? नहीं। भगवान क्या है, वो तो मन में है ना। तो जब मन में है तो हमें किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई। और इसके ये नहीं कि किसी भी धर्म की बात की जाए, वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, अगर आपको पूजा पाठ करनी है, मान लो मुस्लिम धर्म है, तो मतलब मस्जिद में आप जाएं और उसके बाद आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करें, है ना, तो आपकी जो नमाज है या जो पूजा है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है? नहीं होती है। और ऐसे ही हिंदू समाज में हो जाता है, आप मनुष्यों के साथ बुरा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव किसी से ना करें और आप दिन रात पूजे पाठ में लगे रहें, पूजा करते रहें, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो बाह्य आडंबर है यानी दिखावा है वो सच नहीं है, सच वो है जो आपके मन में है। आप ईश्वर को मन से मानो। अपना अजर अमर है, यानी आत्मा जो है, आत्मा क्या है, अजर अमर है और शरीर नाशवान है। शरीर क्या होता है, नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो अमर और अजर है। और मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर समाजवादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। यानी जो मनुष्य वो क्या करता है, अंधविश्वास में जीता है कि हमारे पूर्वज ये कर गए हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये अंधविश्वास हो गया। जैसे कहते हैं
कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अंधविश्वास है, कट्टरपंथी, यानी आपने जैसा आपके पूर्वज करते चले आए हैं उसको आपको बदलना ही नहीं है। लोग चांद पे पहुंच गए हैं लेकिन आप वहीं पे गड़े पड़े हैं कि नहीं, जो हमारे पूर्वज करके गए हम वही करेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। सबसे पहले क्या है, मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले मानव तो बनो, मनुष्य तो बनो। धर्म जाति ये तो सब अलग की चीजें हो गई, सबसे पहले आप मनुष्य बन जाओ, यही काफी है ना। तो ब्रह्म समाज के ये सिद्धांत हो जाते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं तो ऐसा नहीं, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ये मत समझिएगा कि मैडम ने ऐसा, मैंने सभी धर्मों के बारे में बताया है कि किसी भी धर्म के लोग हों, सबसे पहले आप मनुष्य बन जाओ, है ना। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सबसे पहले इंसान हो, और जब इंसानियत ही आप में नहीं है तो पूजा पाठ रोज़ा नमाज सब बेकार होता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और वही मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जेट धारा किसे कहते हैं? जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। जेट धाराएं क्या होती हैं कि तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं, ठीक। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो एक थारू जनजाति हो जाती है, खरवार जनजाति हो जाती है, महिगीर जनजाति हो जाती है, बुक्सा जनजाति हो जाती है, जनजातियां हो जाती हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थारू जनजाति, खरवार जनजाति, महिगीर जनजाति, बुक्सा जनजाति। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी में लागू हुआ। कब? तो 26 जनवरी, ठीक है ना, 1919 में लागू हुआ। सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिशों को ही रोलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतीयों ने इस विधेयक को काला कानून कहा। भारतीयों ने इसको क्या कहा? इसको काला कानून कहा। क्वेश्चन हो जाता है पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। सेकंड नंबर पर हो जाता है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कृषि पर आधारित पहला जूट उद्योग हो जाता है और दूसरा चीनी उद्योग हो जाता है। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। एक खिलाफत एवं 2 असहयोग आंदोलन, यानी दूसरा असहयोग आंदोलन और पहला क्या था? तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एवं उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो अगस्त 1928। कब? तो अगस्त 1928 को। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। गोलमेज सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 40 से 45 डेसिबल।
अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जून 1945 को। कब? तो 26 जून 1945 हो जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये आपका हो जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 ईस्वी में, यानी असहयोग आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है तो 1920 हो जाता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे, किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका है? तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं और हम लोग इसको डिटेल में भी सब पढ़ चुके हैं। तो उक्त कथन जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। कौन सा कथन? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? 14 जुलाई सन 1942 वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति के प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत पर से अपना नियंत्रण हटा ले तो भारतीय जनता विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने को तैयार है। 8 अगस्त कब? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 ईस्वी में प्रारंभ हुई। कब हुई? तो 1951 से 1956, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो ये सीरीज ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आए हुए क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, देखिए सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखिएगा और बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, हमने एक वीडियो डाला है कि कॉपी कैसे लिखें डीएलएड में, तो वो सभी के लिए है। वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकेंड सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के। तो आप लोग उसको अच्छे से देखें और उसी तरह से लिखने की मतलब कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग उसी तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। क्योंकि कहते हैं नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उसमें क्या है, आपको फर्स्ट ही जो स्टेप होता है, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, जो फर्स्ट स्टेप आपको करना होता है वहाँ से चीज़ें स्टार्ट की गई हैं और उसके बाद आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे फिल करनी है, हर चीज़ बहुत ही बारीकी से बताई गई है। सो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद वैसा ही लिखिएगा। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपको नंबर प्रोवाइड हुए हैं। क्योंकि जब राइटिंग अच्छी होती है और हर चीज़ जैसे नियम के अनुसार आप लिखते हैं तो जो कॉपी चेक करते हैं, जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं वो देखते हैं हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ा है, तो वो उनका कहते नहीं कि वो समझ जाते हैं। तो इसलिए उसमें चीज़ें बहुत ही बारीकी से बताई गई हैं। तो आई होप कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।